हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के मैथ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि ऑप्शन ए में 3 है, यानी 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो चेक करते हैं। तो यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं 3 को। तो हाँ, p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंक के नीचे 1 देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह पहला नियम सर्टिफाई हो गया। अब दूसरा नियम में देखते हैं कि इसे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यह q बराबर यहाँ तो 1 है, तो यह आने की 0 नहीं होगा। अब तीसरा नियम बोल रहा है कि पूर्णांक अंक होना चाहिए, तो यह 3 एक पूर्ण अंक है। अब ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में 10√3 यानी 10 इंटू √3। √3 का मान यानी बोले तो √3 का मान पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा तो यह स्थिर मान नहीं होगा, इसीलिए √10√3 इसका आंसर नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ऑप्शन अब सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में पूछ रहा है पाई, यानी पाई का मान हम लोग जानते हैं कि पाई का मान होता है बराबर 22/7 होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अब देखा जाए ओरिजिनली देखा जाए तो पाई का मान ओरिजिनली 22/7 नहीं होता है। तो यानी ये इसका भी स्थिर मान नहीं होगा। देख लीजिएगा 22/7 को अगर अच्छे से तोड़िएगा दशमलव में बढ़ते अंक आ जाएगा, यानी कि इसका भी स्थिर मान नहीं होगा, तो यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो सीधा सीधी यह देखते हैं हम लोग कि यह ऑप्शन नंबर ये यानी कि 3 एक परिमेय संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछ रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसे होगा, तो वह अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या कैसे होगा। यानी कि पूछ रहा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। यानी कि दो परिमेय संख्या को अगर गुना करेंगे एक दूसरे में तो कौन सा अंक प्राप्त होता है, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो यानी कि परिमेय संख्या तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उसका नियम क्या होता है। सो अब परिमेय संख्या मान लीजिए कि परिमेय संख्या 1/5 है, आप ही गुना करेंगे 1/5 से, यानी कि दोनों परिमेय संख्या है। तो यह तो हो जाएगा कि परिमेय संख्या, यानी इसको गुना करेंगे तो 1/25 आ जाएगा, मान लेते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या यह तो हरगिज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या पूछ रहा है कि परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। सो तो ये भी नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, यानी कि यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी पूर्ण अंक होना चाहिए। अभाज्य संख्या भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सीधा सीधी होगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है 0 किस प्रकार की संख्या है। 0 किस प्रकार की संख्या है। तो पहला ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अभाज्य संख्या, तीसरा ऑप्शन है विषम संख्या, चौथा ऑप्शन है परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कैसे होगा, तो अब हम लोग इसी के साथ देखते हैं। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा q बराबर 0 हो सकता है। तो यानी कि देखा जाए, इसी के साथ देखा जाए तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। और बी ऑप्शन में है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं तथा 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अपने यानी 2 के अलावा कोई अंक से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो और विषम संख्या वैसा संख्या होता है जो
विषम संख्या वैसा संख्या होता है जो 2 से भाग न लगे। तो यानी कि देखा जाए तीनों का तीनों ए बी सी, तो यह ऑप्शन में जो ऑप्शन में है तो इसका आंसर नहीं होगा। तो सीधा सीधी इसका आंसर परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या है, यानी पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी में प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय संख्या पूछ रहा है कि क्या हो सकता है सो, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या। इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या का मतलब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसे मतलब इसका नियम पढ़ सकते हैं कि कौन कौन अंक को हम लोग कौन कौन सी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। सो आप देखते हैं पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। यानी कि 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वैसा संख्या, या तो अपरिमेय संख्या तो पूरी देखा जाए तो नहीं होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में ही पूछ दिया है कि परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो यह वास्तविक संख्या को ही परिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में यह ऑप्शन 4 में से कौन सा परिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं 2 पाई बोला जाए तो यह तो हरगिज ही नहीं होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या पूछ रहा है। जो पाई बराबर तो हम लोग पहले समझ गए हैं कि पाई बराबर, यानी कि यह तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जहाँ भी पाई देखेंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं कि 10/3 है। 10/3 कहने का मतलब है 10/3, यानी कि 10/3 हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में आएगा या नहीं। यानी इसको भाग दे के देखते हैं तो इसका आ जाएगा 3.333, यानी कि इसका भी मतलब कि ये इसका अंत नहीं होगा, यानी कि भाग लगते जाएगा 3.333, यानी कि वैसा संख्या देखना है हम लोग के जो एक्यूरेट मतलब कुछ अंक के बाद पूरी कट जाए। तो अब देखते हैं ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है 15/7, यानी इसको भी भागा दे के देखते हैं, तो यानी कि 7 दूनी 14, यानी बच्चा 1, 7 एकम 7, यानी कि देखा जाए तो इसका भी भागा देंगे तो इसका भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अब ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है 11.11/4, यानी कि इससे भागा देते हैं 11/4 को, 4 दूनी 8 पॉइंट, यानी बचा 3, 4 सते 28, बच्चा 2, यानी 4 पचे 20, यानी कि 2.75, ये पूरी इतना भाग 4 से लग जाएगा, यानी कि इसका एक्यूरेट मान है 2.75। तो यह 3 तथा 4 के बीच में यही होगा 11/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/4, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है यदि 64 के पावर x बराबर 8 है तो x बराबर वाट, यानी यहाँ x के मान निकालने बोल रहा है, यानी कि 64 के पावर यहाँ x है बराबर 8 है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो बहुत सारा नियम से यह तो बनेगा, लेकिन हम लोग यह देखते हैं कि सीधा यह देखते हैं कि इसे भी 64 को से 8 के पावर में बदलेंगे, तो यहाँ सीधा देखेंगे तो यहाँ 8 है, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो ही जाएगा, और इसका तो पावर x है, ये बराबर यानी 8 है ये। तो अब फिर उसके बाद देखते हैं, यानी कि 8 का यहाँ स्क्वायर था और यहाँ इसका पावर x था बराबर यहाँ 8 है। तो अब इसको गुना करेंगे तो यानी कि 8 के पावर 2x हो जाएगा,
क्योंकि पावर पावर में गुना हो जाएगा बराबर यहाँ 8 हो जाएगा, यानी कि 8 के पावर में भी यहाँ देखा जाए तो 1 है, तो इसका भी मान उतना ही होगा, 8 के 8 रह जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पावर के अगल बगल में जब सेम होता है बेस सेम हो जाता है तो पावर इक्वेट हो जाता है, यानी कि बोला जाए तो यहाँ हो जाएगा 2x = 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ था 8 के पावर यहाँ 2x था, बराबर में यहाँ था 8 के पावर 1, यानी कि 8 के पावर 1 था, यानी कि बेस इसका सेम था तो पावर इक्वेट हो जाएगा। इक्वेट कहने का मतलब बराबर हो जाएगा, तो 2x बराबर 1 है, तो यहाँ x के मान निकालेंगे तो यहाँ 1 यहाँ इंटू में है 2, तो इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो भागा में यानी x के मान आ गया 1/2, तो इसका आंसर सीधा सीधी हो जाएगा ये 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, यानी एक चर वाला बहुपद पूछ रहा है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में है x + y है, तो इसमें 2 चर है तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में है 2x² + 3x + 4, 2x² + 3x + 4। तो ऑप्शन बी में देखते हैं कि ये इसमें तो एक ही चर लगा हुआ है जो x है, इसमें तो एक ही चर है जो x है केवल। और ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है तो इसमें भी देखते हैं तो 2 चर है x एंड y। ऑप्शन नंबर डी है तो यह तो होबे करेगा क्योंकि यह बहुपद नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी है जो एक बहुपद है तथा इसमें एक चर है। एक चर बोलने का मतलब है कि यहाँ केवल x है, यानी 2x² + 3x + 4 है, इसमें तो केवल एक ही चर होगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन है। शून्यक यहाँ पूछ रहा है, कहने का मतलब 2x + 6 का यहाँ शून्यक पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, शून्यक पूछ रहा है तो सीधा सीधी शून्य से इक्वेट कर देंगे। कहने का मतलब है 2x + 6 = 0 कर देंगे, और शून्यक पूछ रहा है इसीलिए 0 कर दिए। तो अब हम लोग x के मान यहाँ निकालेंगे, यानी कि 2x बराबर इक्वेट करेंगे, +6 है तो उधर जाके -6 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ x है। अब x का मान देखेंगे तो यहाँ इंटू में है 2, उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, यानी कि -6/2 आ जाएगा। तो इसे काटेंगे तो 2 कम 2 2 तिया 6, यानी कि x बराबर देखा जाए तो -3 आ जाएगा, x बराबर -3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है बहुपद x के पावर 4 - 3x² - 5 का घात है, यानी कि यहाँ घात पूछ रहा है। घात कहने का मतलब है कि यहाँ पावर मतलब कौन पावर सबसे ज़्यादा है, यानी कि देखा जाए तो एक यहाँ तो पावर में x के पावर यहाँ 4 है, 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 1 है। तो सीधा सीधी देखा जाएगा तो कौन बड़ा है, यानी यहाँ देखा जाएगा 4। तो इसका घात पूछ रहा है तो घात करने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है यदि px = x - 1 तो p 0 का मान है, यानी px बराबर x - 1 है, यानी px बराबर x - 1 है। तो पूछ रहा है p 0 बराबर क्या होगा 100, यानी p 0 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ इसी के साथ यहाँ हम लोग देखते हैं कि px यानी x है तो यहाँ x - 1 कर दिया है, px बराबर x - 1 कर दिया। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे कि p यहाँ x था, p यहाँ x था, इसीलिए यहाँ कर दिया x - 1। तो यहाँ p अगर यहाँ 0 है, p 0 है, यहाँ भी तो कर सकते हैं 0 - 1, 0 - 1 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x था तो यहाँ x - 1 कर दिया। यहाँ p है, p 0 है, यानी कि 0 - 1, तो सीधा सीधी इसका आंसर आ जाएगा
-1। तो इसका भी आंसर हो जाएगा -1C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है 2x³ - 5x² - x + 3 में x स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि x² का गुणांक कौन है। तो सीधे सीधे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में x² कहाँ है। तो x² है यहाँ पे कि -5x², यही एक x² है क्योंकि इसके पहले 2x³ है, यानी ये तो स्क्वायर में नहीं है, बाकी कहीं स्क्वायर नहीं। स्क्वायर तो क्वेश्चन में एक ही जगह दिख रहा है, -5x²। तो यहाँ पूछ रहा है गुणांक, तो किसके साथ गुना है सो पूछ रहा है। तो यह -5 सीधा सीधी हो जाएगा, -5 के साथ गुणांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है यदि किसी बहुपद px = x⁻31 + 1 को x-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा, यानी कि यहाँ रिमाइंडर पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है, यानी कि px का मान दे दिया है, px के मान दे दिया x⁻31 + 1 और यहाँ x-1 से यहाँ इसको भाग देना है। तो सीधा सीधे हमको भाग देना है, तो हम लोग यह देखते हैं कि x-1 है, इसको इक्वेट कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। x-1 है तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि हमको रिमाइंडर लाना है सीधा सीधी। यह तो भाग विधि से बनेगा सो हमको पता है, लेकिन भाग विधि से जो बनेगा वह बहुत ही लेंदी होगा, बहुत ही लंबा बनेगा, जो हम यह वीडियो में ज़्यादा देर तक समझा नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो सीधा सीधे शॉर्टकट में देखते हैं, इसको इसे कहते x-1 है, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो यहाँ x बराबर यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 है तो बराबर के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 है, तो हम लोग यहाँ बैठा देंगे कि एक px बराबर बैठा देंगे। यहाँ x बराबर x के पावर 31 है, तो x के मान तो 1 आया है, इसका पावर 31 कर देंगे, फिर +1 है, यानी कि x1 के पावर 31 + 1, क्योंकि यहाँ x के मान आ गया हमको 1 आया, इसीलिए यहाँ 1 बैठा दिए हैं। तो x के पावर 31 या कुछ भी रहे तो वह इसका मान तो 1 ही आएगा। x के पावर कितना भी रहे, क्या ना 1000 2000 कितना भी रहेगा, x 1 के पावर, तो 1 के पावर कितना भी रहेगा उसका मान 1 ही आएगा। तो 1 + 1 से पहले से ही था, तो इसको जोड़ देंगे, यानी 1 + 1 = 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, कौन सा बहुपद द्विपद है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा बहुपद द्विपद, यानी कि 2 पद में है। सो यानी कि पहला ऑप्शन में देखते हैं कि x² - 9x + 14, x² - 9x + 14, इसमें तो 3 पद है, इसमें से देखा जाए तो 3 पद है, और यह बहुपद है लेकिन इसमें 3 पद है, तो यह तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो यह तो वो एक ही पद का है। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में भी देखते हैं तो यह 3 पद का है। ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा है जो 2 पद में है और बहुपद है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5x² - 9x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है x² - 9x + 14 का गुणनखंड है, यानी कि यहाँ गुणनखंड पूछ रहा है x² - 9x + 14 का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ x² देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। x² - 9x + 14 है, तो ये 9x है, इसको किस प्रकार हम लोग तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 9x आना चाहिए और गुना करने पर 14 आना चाहिए। तो सीधा सीधी देखते हैं, x² माइनस यहाँ 7x कर सकते हैं और -2x कर सकते हैं, फिर +14 है।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14, यानी कि 7 और 2 में हम लोग तोड़ चुके हैं। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14। कहने का मतलब हम लोग यह 9 को तोड़ चुके हैं। अब जोड़ने घटाने पर हम लोग देखते हैं तो माइनस 7x माइनस 2x जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। माइनस 7x माइनस 9x को जोड़ने पर माइनस 9x आएगा, जो हम लोग माइनस 9x को तोड़ के इतना लिखे हैं। और गुना करने पर 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है तो सीधा सीधी इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 था, तो प्लस 14 था। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कॉमन निकाल देंगे, ये दोनों से कॉमन निकाल देंगे। इसमें से एक से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एक से माइनस यहाँ 7 बच जाएगा। यहाँ एक से कॉमन निकाल दिए तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ माइनस 2x प्लस 14 है तो इसमें माइनस 2x निकाल देंगे, यानी माइनस 2 निकाल देंगे। केवल माइनस 2 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 14, x माइनस 7 बचेगा, क्योंकि इसमें माइनस 2 है। माइनस 2 को अगर अंदर ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 14 आ जाएगा, यानी 7 दूनी 14, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस कर दिए, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 7 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7, यानी कि x माइनस 7 दोनों जगह आ गया है। तो देखते हैं इसे इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 2 आया था एक में जो ब्रैकेट के बाहर था, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 7 आया था, यानी कि 2 पद आ गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा b, इसका आंसर हो जाएगा b, x माइनस 7 और x माइनस 2। बाकी बात कोई भी ऑप्शन में इसका आंसर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से 90 तक समझने के लिए हम लोग पहले इस आकृति को अच्छी तरह से देख लेंगे, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है बिंदु B का निर्देशांक है, यानी बिंदु B जिस स्थान पर है उसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखते हैं, चलते हैं इस आकृति में। तो बिंदु B देखते हैं, बिंदु B कहाँ पे है। तो बिंदु B देखिए यहाँ पे है। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, जो ये इधर से इधर गया, यानी इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। इसी तरह वाई एक्सिस इधर से इधर आया है, इधर पॉजिटिव गया ऊपर, इधर नेगेटिव आया है। तो अब तो हम लोग यह तो जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बी किस स्थान पर है। तो बी देखिए कि एक्स एक्सिस वाला एक्स एक्सिस यहाँ -5 है, एक्स एक्सिस यहाँ -5 है, और वाई एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ 2 है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसी तरह पहले एक्स और वाई इस तरह लिखते हैं। पहले एक्स के मान देखते हैं। तो एक्स के मान बी कहाँ पे है, यानी -5 पर है, बी -5, और वाई के जगह पर बी कहाँ है, 2 पर है। तो इससे -5 2। और अब देखते हैं ऑप्शन में -5 और 2 कहाँ पे है। तो -5 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि पूछ रहा है -3 और -5 के स्थान पर कौन सा बिंदु अंकित है सो। तब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहले आकृति में देखते हैं। यानी -3 बोला है, -3 और -5 बोला है, यानी कि एक्स है ये वाई। यानी पहले एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स एक्सिस में माइनस कहाँ है, तो एक्स एक्सिस में देखेंगे तो -3 यहाँ पे है, और वाई एक्सिस में -5, तो -5 कहाँ पे, तो -5 यहाँ पे है। तो देखते हैं कि दोनों मिला कहाँ पे है, यानी कि वाई एक्सिस वाला यहाँ गया है -5, और 3 एक्सिस वाला यहाँ गया, यानी कि इसी पूर्वक हम लोग देखते हैं कि यहाँ ई पॉइंट है, ई बिंदु जहाँ पे है वहाँ -3 और -5 प्रतिच्छेद कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई,
बी, ऑप्शन नंबर बी और सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है डी का भुज है, यानी पूछ रहा है डी का भुज है। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भुज किससे कहते हैं। भुज एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं और वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 में है कोटि। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्स का डी का भुज, यानी डी जिस स्थान पर उसमें से निकालना कि एक्स एक्सिस का मान कहाँ पे है। सो यानी डी कहाँ पे है, हम लोग ये देखते हैं। डी देखिए, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। तो यानी हमको पहले डी यानी भुज पूछा था। एक्स एक्सिस के मान देखेंगे तो यहाँ एक्स एक्सिस के मान यहाँ 6 है। डी यहाँ 6 पर मिला है, इसीलिए हम लोग सी देखेंगे। अगर यहाँ कोटि पूछता तो यहाँ 2 हो जाता, मिस्टेक से अगर यहाँ कोटि पूछता तो 2 हो जाता, लेकिन यहाँ भुज पूछा है, इसीलिए इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, यानी कोटि पूछा तो इसका मतलब वाई एक्सिस। तो बिंदु एच कहाँ पे है, सो देखते हैं। तो बिंदु एच यहाँ पे है, तो कोटि पूछा यानी कि वाई एक्सिस। तो ये तो पूरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कहाँ पे मिला है, तो यहाँ देखते हैं -3 पर। एच बिंदु है, सो वाई एक्सिस में -3 पर मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है बिंदु एम का निर्देशांक, यानी बिंदु एम का निर्देशांक पूछ रहा है। बिंदु एम जहाँ पे है उसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो बिंदु एम हम लोग देखते हैं आकृति में। तो बिंदु एम कहाँ पे है, तो देखिए हम लोग बिंदु ये यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। बिंदु एम यहाँ कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर पूरी पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस पर है, और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो देखिए हमको यहाँ जहाँ एम है वहाँ तो वाई एक्सिस के तो कोई भी मान नहीं दिख रहा है, यानी कि देखा जाए तो एक्स के मान पर तो -3 है, एक्स के जगह पर -3 है, और वाई के जगह पर कुछ नहीं है, यानी कि वाई के पर 0 है, यानी कि -3 0 जहाँ रहेगा वहाँ मतलब एम के स्थान पर -3 और 0 निर्देशांक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा -30, इसका ऑप्शन नंबर बी -30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मूल बिंदु, इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मूल बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है यदि 2 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान है, यानी k का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ हम लोग पहले सबसे पहले ये जान चुके हैं कि 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब x एंड y एक्सिस के मान में पूछ रहा है, यानी रैखिक समीकरण है, इसीलिए बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो इससे तो निकल गया 2 से कि x के जगह पर 2 बैठा देंगे 0 और y की जगह पर 0 बैठा देंगे। तो समीकरण में देखते हैं 2x + 3y = k है। तो अब इससे x के जगह पर यहाँ देखिए कि 2 0 है, तो x के जगह पर 0 2 बैठा देंगे, y की जगह पर 0, तो 2 × 2 करेंगे +3 × 0 करेंगे = k करेंगे, यानी कि सीधा हो जाएगा। यहाँ 4 2 दूनी 4 + 3 0 करेंगे, 3 × 0 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा = k, यानी सीधा हम लोग देखेंगे तो k के मान 4 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है
दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, यानी कि पूछ रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो इससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि चर किसे कहते हैं, यानी कि चर संख्या वह संख्या होता है जिसका मान बदलता है, यानी कि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर संख्या कहते हैं। तो अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे दो चर वाला, तो इसमें तो x केवल है, यहाँ ये x प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें तो केवल एक ही चर है, क्योंकि यहाँ ये वेरिएबल के साथ x जुड़ा हुआ है, यानी कि एक के जगह पर मान लीजिए इस तरह लिखा रहता 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए कि यहाँ एक ही चर है, यानी कि एक ही चर है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ये में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि ये x प्लस बी वाई है प्लस सी है इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ एक्स वाई आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी में एक्स वाई आ चुका है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा। इसका आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा, क्योंकि यह तो वक्र बनावे नहीं करता है, त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, सो हमको पूछ रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा एक सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। पूछ रहा निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो हम लोग पहले ऑप्शन में देखते हैं कि x और y के मान बिठा के हमको कौन इज इक्वल टू आया है, सो यानी कि ऑप्शन के अनुसार ही देखेंगे। यानी यहाँ है पहला ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। यानी कि हम लोग देखेंगे x के मान पर तो हमको देखना है कि यहाँ 5 बैठाना है, तो 5 तो यहाँ है ये नहीं है, 2y तो यहाँ है ये नहीं है, यानी और इज इक्वल टू 7 में है। तो इज इक्वल टू 7 में हो सकता था, और ये अब अगर यहाँ 2 नहीं होता तो यह ऑप्शन नंबर 2 हो सकता था। तो यह तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं है। यहाँ 2 अगर नहीं रहता तो यहाँ हो सकता था, क्योंकि x के जगह पर अगर 5 बैठाते और y के जगह पर 2 बैठाते तो x प्लस वाई यानी कि 5 प्लस 2 बैठाएंगे इज इक्वल टू 7 आएगा। तो यह ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। तो इसमें देखेंगे कि 5x इज इक्वल टू 2y, यानी कि यहाँ अगर x के मान बैठाएंगे 25 हो जाएगा, प्लस y के मान बैठाएंगे तो y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और बराबर में 7 दे दिया है। तो यह तो इक्वल नहीं हुआ, तो यह ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है ऑप्शन नंबर सी में। तो x के मान और y के मान बैठा कर देखते हैं कि यह इक्वेट होता है कि नहीं। सो तो x के जगह पर 5 प्लस y के जगह पर 2 है इज इक्वल टू 7 है। आने के देखते हैं कि 5 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू में भी 7 दिया हुआ है, यानी कि दोनों इक्वेट हो गया है। तो यह होगा रैखिक समीकरण, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है 2x रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का एक हल है, यानी हल पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देख रहा है दे दिया है, पहला ऑप्शन में दे दिया 2 3, यानी कि x और y के जगह पर आने दे दिया 2 और 3, यानी कि x के मान 2 y के मान 3। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं
कि 2 बैठा के 2 और 3 बैठा के, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। तो पहले 2x पहला ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, x के जगह पर 2 बैठाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3y है, यानी 3y, तो y के जगह पर 3 बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 12, यानी कि देखेंगे 9 प्लस 12, 9 और 4 कितना होता है, 9 10 11 12 13 हो जाता है, यानी कि 9 4 13 हो जाता है, और इज इक्वल टू में हमको 12 ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में है 3 और 2, यानी कि x के जगह पर 3 बैठाना है, y के जगह पर 2 बैठाना है। तो इसमें देखते हैं 2 इंटू एक्स के जगह पर अगर 3 बैठाएंगे प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर अगर 2 बैठाएंगे इज इक्वल टू 12 है, यानी कि 3 दूनी यहाँ 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस यानी कि 3 इंटू 2 यहाँ किए थे, 3 इंटू 2 यानी कि 3 दूनी इधर भी 6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 12 दिया हुआ, यानी कि इसमें प्लस करेंगे तो 12 प्लस 12 यानी इक्वेट हो गया, तो इसका आंसर ही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 3 2। अब किसी को भी बैठा के देखेंगे तो इक्वेट में 12 इक्वल में 12 नहीं आएगा, तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है, यदि बिंदु 2 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू के द्वारा निरूपित रेखा एक स्थित है तो k इज इक्वल टू वाट, यानी यहाँ भी k का मान पूछ रहा है, यानी 2 0 दे दिया है, यानी कि x के मान पर 2 और y के मान पर 3, 2 और 3 दे दिया है, यानी कि यह तो हो जाएगा x और y, x y कहने का मतलब x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 दे दिया है, तो हम लोग बैठा सीधा k का मान पूछे तो x के जगह पर 2 बैठा देंगे, प्लस y के जगह पर 3 बैठा देंगे इज इक्वल टू k, यहाँ इसके अनुसार बैठाएं, x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3, तो सीधा इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा इज इक्वल टू, यानी k इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर इसका ऑप्शन में देखते हैं कि 5 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी में 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है, रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि पूछ रहा है रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि इसमें से केवल x का मान निकालना है, x अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा सो पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को यहाँ x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए ऑप्शन के अनुसार चलते हैं कि ऑप्शन नंबर हमको यहाँ इक्वेट करके देखेंगे कि ऑप्शन के अनुसार कि कौन सा ऑप्शन बैठाएंगे जो हमको इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो यहाँ देखते हैं, यानी कि यहाँ 4x प्लस 3y बराबर 12 दे ले हैं, तो इसका एक पहले ऑप्शन नंबर ये में देखेंगे 4 0 है, यानी 4 0 कहने का मतलब x के मान 4 और y के मान 0 दिया है, तो यहाँ बैठाएंगे तो 4 इंटू एक्स के जगह पर 4 तो 4 प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर 0 तो 0 इज इक्वल टू 12, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 16 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, और इक्वल में 12 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 0 और 6, तो 0 6 कहने का मतलब यहाँ तो x का मान हमको x एक्सिस पूछ रहा है, तो यह तो हरगिज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x के मान अगर 4x के जगह पर बैठाएंगे तो 4x 0 हो जाएगा, तो यह तो इसका भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में 3 0 दिया हुआ है, यानी कि x के जगह पर 3 बैठाना है
और y की जगह पर 0 बैठाना है। तो अब देखते हैं 4x + 3y = 12 है, यानी कि 4x x के जगह पर हम लोग देखते हैं 3 बैठा के, यानी 4 × 3 + 3 × अब y की जगह पर 0 बैठाते हैं क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है, 3 0। अब बराबर में 12 कर देते हैं। अब गुना करके देखते हैं, 4 तिया यहाँ 12 हो जाएगा, +3 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा = 12। यानी कहने का मतलब 12 = 12 यहाँ तो आ गया, यानी कि 12 = 12 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा ये। बाकी अब इसको भी बैठा के देखेंगे तो इक्वल में 12 नहीं आएगा, x के जगह पर एक यहाँ तो देखेंगे तो x के जगह पर 0 आनी है तो होबे नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। 60 डिग्री का पूरक कोण का मान पूछ रहा है, यानी पूरक कोण वह कोण होता है जैसे कि यह 60 डिग्री और जो मूल बिंदु से होकर साथ साथ जो गुजरता है, यानी का कहने का मतलब 60 डिग्री यह हो गया, और जो साथ में गुजर रहा है तो यानी कि सीधा से ये पूरा कोण कहने का मतलब पूरा कोण का मान क्या होगा, यानी कि पूरा पूरी यह हो जाता है 90 डिग्री का, पूरा पूरी 90 डिग्री का हो जाता है। वो पूरा 1 से 80 पर देखेंगे तो यह 80 डिग्री, यानी पूरा कोण 180 डिग्री हो जाता है, पूरा कोण 180 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है 60 डिग्री का पूरा कोण, यानी 60 डिग्री का पूरा कोण कहने का मतलब यह देखते हैं कि पूरा कोण 180 होता है, और यहाँ 60 डिग्री का पूरा कोण पूछ रहा था, 180 में 60 माइनस कर देंगे तो 0 2 1, यानी कि 120 है, यानी कि 120 डिग्री है, तो इसका पूरा कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो कहलाता है, यानी कि पूछ रहा है 90 डिग्री, देखते हैं 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि हमको यह मान पूछ रहा है कि यह कोण कौन सा कोण कहलाएगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इधर जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होता है, यह न्यून कोण होता है, और 90 डिग्री से मतलब यहाँ जो 90 डिग्री पर होता है वह हो जाता है समकोण, और जो ये थी 90 डिग्री के बाद होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो सीधा सीधी हमको इस क्वेश्चन का आंसर हमको यह देखना है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो कहलाता है, यानी कौन कौन है, तो इसे अधिक कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अधिक कोण होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। तो हमको यह देखना है उस कोण की माप, कोण के माप पूछ रहा है पूरा कोण के आधे से अधिक है। तो हम लोग ये लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझेंगे। पूरा कोण यानी कि कोण ऐसा कोण है जो पूरा कोण के आधे से इतना अधिक है, यानी कि कहने का मतलब पूरा कोण कहने का मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखते हैं पूरा कोण के आधा यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब कौन सा कोण से मतलब कि कितना अधिक है, सो हमको यह देखना है। मान लीजिए अगर यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री अगर रहेगा तो यह तो हरगिज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है 30 डिग्री अधिक, तो 30 से 30 जोड़ेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो यह नहीं होगा। 40 डिग्री अगर मिस्टेक से यहाँ होगा 40 डिग्री, तब देखते हैं 40
और यहाँ 30 दे दिया, 30 डिग्री अधिक है, 40 + 30 करेंगे तो यह भी नहीं होगा 70 डिग्री, यह तो नहीं होगा, हमको तो केवल 90 डिग्री तक जाना है। तो अब देखते हैं 60 डिग्री बैठा के, 60 डिग्री यहाँ बैठाते हैं, 60 डिग्री। तो अब जोड़ते हैं 60 + 30 जोड़ते हैं, यानी 60 + 30 जोड़ते हैं तो यहाँ 90 डिग्री आ जाता है, यानी कि आधा कोण, यहाँ तो पूरा कोण का आधा हो जाएगा। तो इसका तो ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम लोग तो यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो कोण सी ओ ई ज्ञात करना, कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। तो हम लोग अब आकृति में चलते हैं, आकृति देखते हैं कि आकृति में क्या है। सो आकृति में देखते हैं, यानी कि हमको कोण यहाँ पे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई का मान दे दिया है, यानी कि इसका मान कोण इसका मान और कोण इसका मान दे दिया है। इस कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई या ई ओ बी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका प्लस में करके दोनों का मान दे दिया है इज इक्वल टू 70। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों का मान तो दे दिया है इज इक्वल टू में 70, यानी कि इसका कोण और इसका कोण मिला के 70 है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि इसका पूरा का मान कितना होता है। पूरा का मान हम लोग तो जानते हैं, पूरा कोण का मान पूरा 180 डिग्री होता है, तो पूरा का मान 180 डिग्री होता है। और यहाँ तो 70 डिग्री इसका मान और इसका मान दे दिया है, तो 70 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो हमको इसका मान निकल जाएगा। कोण सी ओ ई हमको मान निकालने के लिए पूछा है, तो कोण सी ओ ई निकल जाएगा, यानी कि 180 में माइनस कर देंगे 70 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 110, यानी कि 110 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 110 डिग्री इसका मान आ जाएगा, कोण सी ओ ई का मान आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी है, तो x + y का मान क्या होगा। यानी कि ए बी दे दिया है और सी डी दे दिया, दोनों पैरेलल है। तो अब देखते हैं, तो x + y का मान पूछ रहा है, x + y का मान पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि x यहाँ है, y यहाँ है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, हमको पहले यहाँ देखेंगे, ऊपर में यहाँ पहले देख लेते हैं कि हम ए से दिया हुआ है, यहाँ इसका मान 50 डिग्री दे दिया है, इसका मान 50 डिग्री दे दिया है। तो हमको पहले ये कोण निकालेंगे, अगर ये कोण निकालेंगे तो यहाँ x का मान निकल जाएगा, क्योंकि जितना ये कोण रहेगा उतना ये कोण रहेगा। तो यहाँ 50 डिग्री दे दिया है, तो पूरा का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 - 50 करेंगे तो हमको ये कोण निकल जाएगा, ये वाला। तो 180 डिग्री, तो यहाँ 130 डिग्री हो जाएगा, यानी कि देखेंगे कि यहाँ 50 डिग्री यहाँ दे दिया, तो हमको ये ला अगर कोण निकालना होगा तो पूरा का मान तो हो जाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 50 डिग्री माइनस कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी 130 डिग्री। अगर इसका मान निकल जाएगा तो ये कोण और ये कोण सेम होता है, तो x के इज इक्वल टू आ जाएगा 130 डिग्री, इसका भी मान हो जाएगा 130 डिग्री। अब देखते हैं y में तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, y का मान तो इधर 130 डिग्री दे ही दिया है, और इधर y का मान तो यहाँ जैसे यहाँ 130 डिग्री जो x का मान निकला, तो यह विपरीत दिशा में था, उतना ही एंगल पर
तो इसका 130 डिग्री हो गया। तो y का मान भी 130 डिग्री हो जाएगा, y का मान भी 130 डिग्री हो जाएगा। तो हमको पूछा यहाँ x प्लस वाई, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे यानी 260 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 260 डिग्री। दूसरा यह कोण तो बहुत तरह से निकलता है, लेकिन हम शॉर्टकट में बताए हैं कि यहाँ x का मान कैसे निकालेंगे और y का मान कैसे निकालेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुज के दो कोणों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे। यानी कि सीधा सीधे पूछ रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार की सर्वांगसम। यानी कि दो त्रिभुज, यहाँ तो बोल दिया कि दो त्रिभुज बराबर हो। मान लीजिए हम लोग चित्र बनाते हैं ऐसे, तो हमको यह कोण और ये कोण बराबर दे दिया है। तो और पूछ रहा है वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं, तो ये भुजा है यानी कि मान दर्शाते हैं ये बी सी, यानी कि जो बी सी भुजा है वह उस पर कोण बी और कोण सी दोनों इसी पर बन रहे हैं। तो यदि इसमें यह देखेंगे कि कोण भुजा कोण साइड एंगल, तो इसमें एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम यहाँ लागू हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये एस ये, यानी कि कोण भुजा कोण। ऑप्शन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा कोण भुजा कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसका भुजा सेम होता है। मान लीजिए तो इसका प्रत्येक कोण हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, यहाँ प्रत्येक कोण पूछा है तो प्रत्येक कोण कहने का मतलब त्रिभुज का तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब जिसका भुजा सेम हो, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 60 डिग्री, प्रत्येक कोण पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि दो त्रिभुज दे दिया है और बोल रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि इसमें तो 60 दोनों सेम, यानी कि भुजा इसका भुजा और इसका भुजा सेम है, तो यह सर्वांगसम एस नियम से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एस नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट एंड लास्ट। और क्वेश्चन मतलब क्लास 9 में क्वेश्चन नंबर 14 तक ही पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यह हम लोग का पहला सेट था। नेक्स्ट डे आने वाला है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांगसम के नियम से सर्वांगसम है। आकृति में त्रिभुज BOC आकृति में हम लोग देख लेंगे BOC तथा त्रिभुज AOD के किस नियम से सर्वांगसम है। तो हमको दिखा रहा है कि बिंदु B
और बिंदु ये सेम भी हैं। बिंदु ओ में देखते हैं तो यह तो सेम हो जाएगा, क्योंकि ओ है, सो इसका त्रिभुज, इसका कोण है, इसका कोण सेम हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी, मतलब बिंदु सी और बिंदु डी, यह भी एंगल सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधी कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा एंगल नियम से यह सर्वांगसम हो सकता है। 60 से भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखना है कि एंगल से यहाँ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये नियम से इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। और सारा सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।